ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रेन, ये ट्रेन रूस की कहलाती है काल वाली ट्रेन। रूस इसका इस्तेमाल करता है बेहद भयंकर जगहों पर जब तबाही मचानी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने अब रूस के खिलाफ क्या ऐलान कर दिया और क्यों राष्ट्रपति पुतिन समर्थन में सीरिया ने अपनी सेना भेजी है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, कैसे जापान ने अब भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो क्रीमिया इलाका देख रहे हैं आप, आज की जंग बहुत ज्यादा खतरनाक बन रही है। इस क्रीमिया से एक ट्रेन निकलती है, उस ट्रेन पे जेड का निशान बना हुआ है और ये यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में पहुंच जाती है। ये जेड का निशान ये बता रहा है कि ये ट्रेन कुछ अलग है। इस ट्रेन में 2 डीजल इंजन लगे हैं और अलग अलग तरह की 8 बोगियां हैं। ट्रेन के पीछे एक ZU-23 डबल बैरल ऑटोमेटिक तोप लगी है। इस तोप के जरिए हवा में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है। इस ट्रेन में कई तरह के हथियार लदे हुए हैं। इस ट्रेन के एक डिब्बे में किसी चीज को लपेट कर रखा गया है। अभी ये साफ नहीं है कि रूस के पास ऐसी कितनी ट्रेनें हैं, लेकिन आपको बता दें इन ट्रेनों को बेहद घातक माना जाता है, क्योंकि इन ट्रेनों का इस्तेमाल किया गया था चेचनिया में और जॉर्जिया की लड़ाई में। वैसे तो रूस इन ट्रेनों का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर सैनिकों, टैंक और अन्य वाहनों को इधर उधर ले जाने के लिए करता है, लेकिन इस बार करीब 15 साल बाद रूसी सेना हथियार बंद ट्रेनों को युद्ध में शामिल कर रही है। शायद इन ट्रेनों को इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो मड वाले हालात हैं यूक्रेन के अंदर, वहाँ रूसी टैंक फंस रहे हैं। जंगी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना बेहद मुश्किल हो रहा है और यूक्रेन की सेना ड्रोन विमानों की मदद से रूस के लॉजिस्टिक चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। खैर, बौखलाए पुतिन ने अब बहुत दिनों तक समय दे दिया, लेकिन अब जो पुतिन कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। हालांकि ये जो भयानकता है ये खड़ी की है अमेरिका ने। यूक्रेन ने दुनिया भर से ये कहा तो भी वॉलेंटियर्स लड़ने के लिए आ सकते हैं, यूक्रेन में वो आए और कथित तौर पर 3000 वॉलेंटियर्स तैयार भी हो गए। हालांकि यूक्रेन ये संख्या 20,000 की बताता है, जबकि रूस ये कह रहा है कि हर एक शख्स को $15,000 दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों को पैसे दे देकर अमेरिका इस रास्ते पर ला रहा है और यूक्रेन में भेज रहा है। तो फिर रूस की मदद को कौन आएगा? आपको बता दें रूस की मदद को आ रही है सीरिया की वो सेना जिसे सीरियन मिलिशिया के नाम से जाना जाता है। ये वो है जो क्रूरता के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो है जिन्हें गोरिल्ला वार का पूरा अनुभव है। अब सीरिया क्यों मदद कर रहा है ये तो हम लोगों ने आपको कल ही बताया था। कई ऐसे देश हैं जो सामने आ चुके हैं रूस का साथ देने के लिए। सीरिया को बचाने वाले भी पुतिन ही हैं, इसलिए वहाँ की सरकार पुतिन के बात पर ही चलती है, पुतिन के अनुसार ही चलती है। अब ये जो आ रहे हैं ये इतने कट्टर हैं कि ये कुछ भी नहीं देखते हैं। इसे लेकर दुनिया प्रचार जरूर कर रही है, लेकिन उन चीजों को छोड़ रही है जो वॉलेंटियर तरीके से यूक्रेन बुला रहा है। पर इस वक्त तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन और ये जो सीरियन लड़ाके हैं ये अब तक ना घातक रूप दिखा चुके हैं सीरिया में। अब होने वाला ये है कि यूक्रेन का ये जंग चलेगा लंबा, क्योंकि सामने से भले न हो लेकिन कई देश हैं जो इस जंग में उतर चुके हैं और इस जंग को लंबा बना चुके हैं। और भुगतेगा कौन? भुगतेगे यूक्रेन की जनता, यानी एक नया सीरिया जो खड़ा हो रहा है रूस के बगल में। मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी और एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है और वो बड़ी चीज किसी और ने नहीं बल्कि जापान ने की है। वैसे आप सोचेंगे जापान इतना क्यों इस मामले में आगे आ रहा है? जापान ने पहले भी रूस को खुली चुनौती दी थी, सीधी चुनौती दी थी। ये युद्ध जब शुरू हो गया तो बाइडेन की निष्क्रियता को देखते हुए शिंजो आबे ने सीधे सीधे बाइडेन को सवाल भी कर दिया था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, कि क्या आप वही हाल करोगे दक्षिण चीन सागर में भी जो आप इस वक्त यहाँ कर रहे हो? और कहीं न कहीं अमेरिका मजबूर हो गया था अपनी छवि बचाने के लिए और अमेरिका ने उसके बाद ही कई तरह के
ऐलान करने शुरू कर दिए, जैसे कि प्रतिबंधों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और उसके बाद भी बिलियन डॉलर के सहायता यूक्रेन को पहुंचाने का वादा करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें अमेरिका से और नाटो देशों से जापान ने अपने बयान के बल पर भी दिलवाना शुरू कर दिया। जापान के दो दुश्मन हैं, एक चीन और दूसरा रूस। आपको तो जैसा पता ही है, कई द्वीपों को लेकर जहां रूस के साथ जापान की नहीं बनती है और अक्सर लड़ाई के हालात बन जाते हैं, तो वहीं कुछ द्वीप ऐसे हैं जिसको चीन को लेकर नहीं बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान और रूस के बीच में व्यापार नहीं होता है। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जापान और रूस के बीच लंबा चौड़ा व्यापार होता है, छोटा मोटा व्यापार नहीं होता है। जापान से कई तरह के उपकरण और कई तरह की टेक्नोलॉजी रूस लेता है। ये सिलसिला उन विवादों के बावजूद चलता है जो एक तरफ लड़ाई की नौबत तक पहुंच जाती है। हाल ही में रूस और चीन ने जापान के पास युद्धाभ्यास भी किया था और इस युद्धाभ्यास से जापान काफी कुछ चिढ़ गया था। तो कहने का अर्थ ये है, रूस के लिए जितना बड़ा दुश्मन चीन है उतना ही बड़ा दुश्मन रूस भी है। कहने का मतलब ये है कि जापान के लिए जितना बड़ा दुश्मन चीन है उतना ही बड़ा दुश्मन रूस है। इस मौके को जापान भी जाने नहीं देना चाहता है। जापान देख रहा है स्विफ्ट से हटाना ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और जब ये हालात हो गए हैं कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, तो क्यों न इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाए। और जापान ने ये कह दिया है कि अब हम उन उपकरणों को नहीं बेचेंगे रूस को जिन उपकरणों से वो रिफाइन करते हैं। आपको बता दें, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जापान से कई सारे उपकरण खरीदता है रूस। मतलब तेल होने के बावजूद रूस के लिए बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि उनको रिफाइन नहीं कर पाएगा, यानी उसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस चीज से प्रभावित होगा। अब यहाँ समस्या भारत के लिए भी खड़ी कर दी है जापान ने। ऐसा लगता है जैसे कि अब ये युद्ध सचमुच नहीं रुकने वाला है और ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप लेगा। चीन को छोड़कर इनका पूरा ध्यान रूस की तरफ चला गया है और ये धीरे धीरे इस युद्ध से अलग होने की बजाय किसी न किसी माध्यम से जुड़ रहे हैं रूस को तबाह करने के लिए। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या जापान गलती कर रहा है या फिर खुद के लिए सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।